हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज हम लेकर आए हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारा प्रीवियस जो वीडियो था वो था एडिशन, जो रिएक्शन थी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन जितनी भी थी उन तीनों के एडिशन का था। और अब जो वीडियो है आज का हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और इसमें सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हम कौन सा कर रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन पढ़ा, ठीक है, कार्बोनाइन पढ़ा। फिर हमने देखा था कि भैया ऐसे 4 इसके बॉन्ड हैं जिनमें होमोलेसिस, ठीक है, एक हेटेरोलाइसिस था और एक होमोलाइसिस था जिसमें बॉन्ड टूटा करता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था टर्शरी वाला ज़्यादा, सेकेंडरी वाला कम और प्राइमरी वाला सबसे कम होगा। ये हमने इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर जो सारी मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एल्केन्स शो करते हैं। कौन शो करेंगे, एल्केन्स से शुरुआत करेंगे हम कि एल्केन्स शो करते हैं। कुछ एल्कीन्स एंड अरीन्स भी होते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। पर हम अभी सबसे पहले बात करेंगे एल्केन्स के ऊपर कि एल्केन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने सबसे पहले जो रिएक्शन है आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, हमने पढ़ा था मीथेन के अंदर क्लोरीनेशन, Cl2 पास करा इन द प्रेजेंस ऑफ HMU या फिर हमने लिखा हुआ था सनलाइट। और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जहाँ पर हेल्पर होगा, हीट हो, एनर्जी हो, लाइट हो, पेरोक्साइड हो, रेडिकल वहाँ जनरेट हो गई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है या सनलाइट है, इट मीन्स यहाँ फ्री रेडिकल बनने वाला है। और प्रोडक्ट में क्या बनता था, हमारे सब्स्टिट्यूट होता था, हाइड्रोजन अलग क्लोरीन इधर, ठीक है, ऐसे बन जाया करता था। अब आखिर ये क्लोरोमीथेन जो है ये बन कैसे रहा है, आखिर इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर तो हमें फ्री रेडिकल दिख नहीं रहे, तो अब हम इसका एक बार मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर ये फ्री रेडिकल कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। देखिए, अब हम कर रहे हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले को इसमें ना 3 स्टेप में हम रिएक्शन कैसे करेंगे, मैकेनिज्म 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला हमारा इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप हमारा सबसे पहला है। इनिशिएशन में क्या होता है, क्लोरीन जो आप पास कर रहे हो, ठीक है, मैंने क्लोरीन लिया है, आप इसको कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, दैट इज X2 आप लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, आप उसमें Cl2, ठीक है, Br2, F2I2 ले सकते हैं, लेकिन इनको अभी हम नहीं ले रहे। मेन आप इनको यूज़ करेंगे। इनके अंदर एक फंडा आता है, वो मैं आपको अभी क्लियर करूँगा, ठीक है, कि डायरेक्ट F2 और I2 इस रिएक्शन में काम नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाते वो रीज़न मैं आपको दूंगा। और इनमें Cl2 Br2 काम करते हैं इजीली, उसमें Cl2 सबसे अच्छा करता है। तो Cl2 कैसे, इसलिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्लोरीन वाला। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इनमें होमोलिसिस होगा, ये टूटे यहाँ, ये टूटा यहाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, इनिशिएशन के बाद अब क्या होगा, अब अगला हमारा स्टेप है प्रोपगेशन। प्रोपगेट करना मतलब अब आगे बढ़ेगी चेन। कैसे, मेरे पास क्या था ऊपर, हमने मीथेन लेयर रखा था पीछे, ठीक है, फिर उसमें अब मैं क्या ऐड कराऊंगा, अब मैं यहाँ ऐड करा रहा हूँ हमारा फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल को इसमें जुड़ना है इसके साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ऐसा करेगा कि CH3 और H यहाँ से ये जनरेट होगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ठीक है, और ये जो H फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा वो इस Cl के साथ चला जाएगा। इट मीन्स मिथाइल फ्री रेडिकल तो हमारे पास यहाँ रह गया और H के साथ Cl निकल गया बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है, ये जो ऊपर अब यहाँ पर अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल आपको दिख रहा है, अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में,
अगले स्टेप में अगेन जो क्लोरीन है हमारे पास Cl2 है, इसके साथ यहाँ पर वापस दोबारा से ब्रेक बॉन्ड होगा और फिर क्या होगा, CH3Cl बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल अगेन जनरेट हो जाएगा। ये स्टेप हमारा कौन सा हो गया, प्रोपगेशन का। बार बार हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होगी। अब प्रोपगेशन में हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप या टर्मिनेशन स्टेप भी कहते हैं हम इसे, टर्मिनेट फाइनल करना है अब हमें। अब क्या है, जो मेरे पास फ्री रेडिकल बचे हुए हैं Cl अपने आपस में टर्मिनेट तभी कर सकता है जब Cl2 बन जाए, मिथाइल वाला Cl के साथ ये बना ले, या मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट है तो वो आपस में मिल करके ये इथेन बना ले। तो ये सब के सब अब यहाँ फ्री रेडिकल ख़त्म, तो ये आपका चेन टर्मिनेट हो जाएगी इस स्टेप पे आकर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो ये रिएक्शन है, लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं चलो, Cl2 और यहाँ हो रहा है सनलाइट CH3Cl और प्लस में HCl। यहाँ पर क्या है, Cl2 एक्सेस में है, एक्सेस में है तो क्या होगा, रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं हो जाएगा, आपका रिएक्शन इसके बाद भी प्रोसीड होगा। क्यों, फ्री रेडिकल जनरेट होगा अगेन, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे इसके बाद फर्दर, CH3Cl के अलावा भी यहाँ पर और भी प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे कि CHCl2, CHCl3 और CCl4। जैसे ये यहाँ पर आया, हाइड्रोजन ख़त्म, अब यहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं होगा, तो ये भी प्रोडक्ट में आपके बनता है। कब, Cl2 एक्सेस में। इसलिए अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मिथेन को आप एक्सेस में ले लीजिए, रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा आपका। हालांकि देखा जाए तो कुछ क्वांटिटी में ये भी बनता है, लेकिन जब Cl2 एक्सेस में होगा तो ये यहीं पर आके रिएक्शन स्टॉप होगी, ये मेजर क्वांटिटी में बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आपको अब फ्री रेडिकल जनरेट कैसे हुआ, फ्री रेडिकल ने फिर सब्सटीट्यूट कैसे करा, हाइड्रोजन कैसे Cl को ले गया, फिर Cl इसके साथ सब्सटीट्यूट हो गया हाइड्रोजन के प्लेस पे। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसके हम कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा वो चीज़ हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूँ, जैसे मैंने कहा हेलोजन रिएक्ट करते हैं, तो F2 सबसे फास्ट होगा, Cl2, फिर Br2 और फिर I2, ये रिएक्ट करते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है मैंने, ये कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे ये है। अब इसके अंदर क्या कहानी होती है, जैसे कि मान लीजिए मुझे F2 के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, मीथेन है, F2 से मैं रिएक्ट करा रहा हूँ आपकी सनलाइट में ही, क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जी, ऐसा बन के निकल जाएगा। यहाँ पर हो क्या गया कि जो फ्लोरीन है F2 जो ये जो रिएक्शन होगी बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगी, बहुत ज़्यादा हीट रेज होगी, एक तरह से कहें धमाके निकलेंगे इसमें से, पटाक, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाता है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरीन के साथ। और उसमें क्या होता है, ये फटाक से टूट करके H के साथ जुड़ना शुरू कर देता है और कार्बन को अकेला छोड़ देता है। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, ये बनेगा एकदम ब्लैक डार्क, कार्बन काला ही होता है। ठीक है, अब इसी वजह से हम F2 को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। अब अगर हमें मान लीजिए हमें फ्लोरीन वाला एल्काइल हैलाइड बनाना है, जैसे कि अभी हमने CH3Cl बनाया था, अगर ऐसे हमें CH3F चाहिए तो आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे इस रिएक्शन के हिसाब से। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम करेंगे, आपने हेलोएल्केन और हेलोरीन में पढ़ा होगा हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या करते हैं हम कि हमारे पास पहले से कोई एक हेलोजन वाला एल्काइल हैलाइड है और हमें अब फ्लोरीन वाला हमारा डिज़ायरेबल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड वगैरह के साथ। सिल्वर फ्लोराइड में क्या होगा, AgCl निकल जाएगा, फ्लोरीन उससे फिर रिएक्ट कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3F। सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऐसे करा देते हैं। ठीक है,
तो इसी वजह से F2 को हम डायरेक्ट इसमें रिएक्ट नहीं कराते। अब दूसरी बात आती है भैया I2, मैंने कहा था कि I2 जो आयोडीन है वो भी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? आयोडीन का रीज़न भी देख लेते हैं कि जब आप I2 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, अब हम चाहते हैं भैया हमारे पास ये बने, ठीक है ना, और HI निकल जाए, यही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है, ये फटाफट से टूटता है, वापस रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। उस रिएक्शन की वजह से हम I2 को भी डायरेक्ट ऐड नहीं कराते। I2 रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। इसको अब रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर HiO3 यूज़ करते हैं, ठीक है। HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये HI का रिवर्स, मतलब HI को क्या कर लेता है ये, तो HI क्या करता है, HiO3 क्या करता है, ये HI के साथ मिलकर के इसको यहाँ से क्या करता है, प्रोडक्ट को ही रिमूव कर देता है। अब इसको अगर रिमूव कर दिया तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, फिर यही बनेगा, ठीक है ना। इसी चक्कर में बार बार ये टूट के वापस बन जाया करता था, इसी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती थी। लेकिन अगर आप जैसे ही HiO3 एसिड डालोगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करेगा, वहाँ से रिमूव कर देगा, तब तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। इन दो रीजन की वजह से F2 और I2 डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। डायरेक्ट रिएक्ट कौन करेंगे, Cl2 और Br2, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसीलिए हम इनके नाम पे भी क्या देखते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। जिस ओवरऑल इनकी सब ब्रांच, मेन ब्रांच क्या है, हेलोजिनेशन, कि हेलोजन ऐड होगा। लेकिन उसमें मैंने कहा आयोडीन और फ्लोरीन डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, मतलब आयोडिनेशन और फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं होगा। तो होगा किसका, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। क्लोरीन वाला भी हमने देख लिया मिथाइल क्लोराइड कैसे बना, ऐसे ही ब्रोमीन का होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार मैं आपको ब्रोमीन वाले के एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। देखिए अब हम करने वाले हैं ब्रोमिनेशन। एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रोमिनेशन भी सेम एज क्लोरीनेशन की तरह ही होगा, सेम एज क्लोरीनेशन की तरह ही होगा, बनेगा इसमें भी प्रोडक्ट यही, बस ये थोड़ा स्लो होगा एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन। Cl2 से थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा, Cl2 फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ब्रोमीन भी सेम मैकेनिज्म आपका वही वाला है जो अभी हमने करा था ना क्लोरीनेशन में, Cl फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, इनिशिएशन, प्रोवोकेशन, टर्मिनेशन, वही इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, बस रिएक्टिविटी की बात है कि ब्रोमीन थोड़ा स्लो है, क्लोरीन थोड़ा फास्ट है, यही फ़र्क है बस, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं चलिए क्वेश्चन देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास इथेन है, इथेन की मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, ये एक्सेस में है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, निकालिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो प्रोडक्ट बनेंगे बहुत सारे, जैसे हमने CH4 में बनाए थे ना, CH3Cl, CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4। अब ऐसे ही इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, देखो एक तो हमारा वही CH3 CH2Cl, ये हमारे हमेशा होता है कि भैया ये डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, हमें लिए बनना यही चाहिए। फिर मान लीजिए एक और हाइड्रोजन गया तो एक प्रोडक्ट और बनेगा, फिर क्या बनेगा, CH3 CHCl2, एक और गया CH3 CCl3, ये बन गया। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक क्लोरीन इस पे आ जाए, एक क्लोरीन इस पे है ही, इट मीन्स Cl CH2 CH2Cl, Cl CH2 CHCl2, अब यहाँ पे क्लोरीन ऐड होते जा रहे हैं, CH2 CCl3, ये कंडीशन हो सकती है। और कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। यहाँ पे तो एक ही लगा हुआ था ना, अब यहाँ पे भी दो कर दो, Cl2 CH2 CH2 Cl2। अब आप कहो जी यहाँ पे तो Cl लगा रहे हैं तो यहाँ Cl2 कर दो, तो ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट में फ़र्क ही क्या रह गया, इस वाले प्रोडक्ट में और इसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने क्या करा, दोनों तरफ Cl2 Cl2 लग गया, ठीक है, सॉरी CH2 Cl2 नहीं, CHCl2, ठीक है। और क्या बन सकता है, और एक ये भी बन सकता है, CCl3 CCl3,
Cl3। अब देखो एक और रह गया, अब क्या रह गया, जैसे मैंने इधर क्या करा Cl2 CH CH Cl2 करा और CCl3 CCl3 दोनों तरफ हो गया। एक ये भी तो बन सकता है इसमें कि CCl2 और ये CCl3 रहे। अब देख लो आप क्या इनमें कोई रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। कितने प्रोडक्ट बन गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रोडक्ट बन गए मेरे पास। इथेन के डालते ही अगर ये एक्सेस में है, अगर आप इसको एक्सेस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। समझ में आई कहानी कि आपको किस तरीके से पता लगाना है कहाँ पर क्या लगने वाला है। तो ये होगा कि इसमें जब फ्री रेडिकल जनरेट होते चले जाएंगे ना, एक के बाद एक फ्री रेडिकल लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होते रहेंगे, फाइनल इसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब कोई Cl हाइड्रोजन के साथ दफा नहीं होगा, ये सब के सब एक साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। ब्रोमिनेशन मैंने कहा क्लोरीनेशन की तरह सिमिलर है। ठीक है, अब हम कुछ एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। देखिए अब हम करने वाले हैं ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, अब हम किस में करेंगे, विद एल्कीन और अरीन्स। अब अरीन्स और एल्कीन्स के साथ करेंगे। जब एल्कीन्स या अरीन्स में आती है तो देखो एक तो हमें दिमाग में दो चीज़ें रखनी है, एक हमें रखना है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर की, कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बिहाफ पर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी के हिसाब से। दूसरी चीज़ कि जो हमारे अलाइलिक हैलाइड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इनका मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब मेरे पास ये है, मैं इनकी ब्रोमिनेशन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना ब्रोमिनेशन करनी है तो हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक है, सनलाइट वगैरह या तो हाई टेम्परेचर रखो या फिर, ठीक है, इतना मैंने इसको टेम्परेचर रखा। अब ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा, कहाँ करेगा, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सोचो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे जो Br फ्री रेडिकल बनेंगे तो यहाँ से ये H जो है ये टूटेगा, ये निकल जाएगा, फिर फ्री रेडिकल कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा और फिर Br आकर के यहाँ पर ही अटैक करेगा। ठीक है ना, यहाँ फ्री रेडिकल बन के फिर यहाँ Br यहाँ अटैक करेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे बॉन्ड टूट के यहाँ बन जाना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, बीच वाले पे लग जाता फ्री रेडिकल तो वो ज़्यादा स्टेबल होता। तो सिंपल सी चीज़ है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला आपकी बात सही है कि भाई बीच वाला जो है वहाँ पे लग जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और कही ना, अलाइलिक हैलाइड। अब ये कौन सा हैलाइड बन रहा है हमारा, अलाइलिक बन रहा है। अलाइलिक वाले पे जो फ्री रेडिकल होगा पोजीशन पे वो रेजोनेंस में होगी, और रेजोनेंस को हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अलाइलिक जो है हैलाइड बनेगा जो कि मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो अलाइलिक की वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। अलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आपको एक बेंजाइलिक का भी एग्जांपल दे देते हैं हम। मैं अब क्लोरीनेशन कर लूँ या ब्रोमिनेशन कर लूँ, चलो Br लगा देते हैं आपके लिए। ठीक है ना, H-म्यू। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर Br फ्री रेडिकल बनता है, या तो इस वाले H को ले ले, ठीक है, और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट कर दे, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हो जाएगा, सेकेंडरी। या फिर क्या करे, या फिर वो ऐसा कर ले कि भाई यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, एक तो Br यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर ये Br जो है यहाँ से H ले सकता है। दो ऑप्शन, एक या तो यहाँ से ले सकता है या यहाँ से ले सकता है। यहाँ से लेगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और यहाँ से लेगा तो क्या चीज़ होगी, फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। और वो फ्री रेडिकल कौन सा होगा, जब यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये होगा बेंजाइलिक। और मैंने कहा बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो CH2 यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर जो Br फ्री रेडिकल है ये इन भाई साहब पे अटैक करेंगे और बना देंगे आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट। समझ में आई कहानी कि अलाइलिक और बेंजाइलिक वाले ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रेफर करेंगे। तो आपको इस तरीके से गेम देखनी है क्वेश्चंस की। एक चीज़ और, कई जगहों पे क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा होगा
कि भाई ऐसा कर दिया, और इसके बाद नीचे आप देखेंगे इस पे लिखा होता है NBS। बताओ अब क्या बनेगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन हो रही है या NBS लिख दिया उन्होंने, क्या बनेगा। ध्यान रखना NBS भी जो है ये क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। ये भी आपकी अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन में इस्तेमाल होता है। किस में यूज होगा, यही अलाइलिक और बेंजाइलिक वाले ब्रोमिनेशन वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए NBS का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे देख के घबराइए मत कि भैया NBS इनने क्या बता दिया हम लोगों को। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी प्रोडक्ट यही वाला बनेगा। कहाँ गया भाई, ये रहा। अगर आप NBS डालते हैं तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, एलाइलिक वाला। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको, NBS लिखा हो या नॉर्मल लिखा हो तो भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, अब बताओ NBS डाल दिया मैंने, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। लगाओ, क्या लगाओगे, दिमाग लगाओ। अब देखो इसके अंदर क्या होगा। आप लोग सोच रहे होंगे जी यहाँ से H निकाल दें, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाए, जैसे मैंने इसमें निकाला था। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया था। नहीं, मैंने कहा बेंजाइलिक है, बेंजीन के साथ जस्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन है, यहाँ से ही अगर हाइड्रोजन निकल के जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बेंजाइलिक वाला आएगा। तो अब प्रोडक्ट कहाँ बनना चाहिए, इट मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ Br लगाएगा और कहीं Br नहीं लगाएगा। समझ में आई बात, ईजी था, समझ में आ गया। NBS और डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कैसे होगी, कहाँ इस्तेमाल होगा और कहाँ पर नहीं होगा। फटाफट से कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और वो देख लेते हैं, देन आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। अब एल्केन्स के अंदर नाइट्रेशन करनी है। एल्केन्स जनरली क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं हमारे नॉन पोलर, नॉन पोलर हैं, और इनमें हमें नाइट्रेशन करनी है। इट मीन्स NO2 ग्रुप लाना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम HNO3 यूज़ करेंगे, ये डाइल्यूट नहीं, ये कॉन्क यूज़ किया जाएगा। कंसनट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो HNO3 जो है HONO2 होनो, HONO होनो। ठीक है, ये होता है, ये ब्रेक होता है। देखो इसमें भी वही 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, एक हमारे पास फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ, एक NO2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। फिर अगला स्टेप कौन सा था हमारा, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा, जो भी आपका यूज़ कर रहे हैं आप हमारा एल्केन, वो और OH वाला फ्री रेडिकल यहाँ से क्या करेगा, एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसमें से मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और क्या बन जाएगा ये। अब मिथाइल फ्री रेडिकल जो होनो है आपका, इससे करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो अगेन होमोलिसिस होगा, NO2 फ्री रेडिकल बनेगा, वो इस पर अटैक करेगा, तो बन गया CH3NO2, और जो आपका ये HOA जो है फ्री रेडिकल अगेन जनरेट हो गया, जैसे वहाँ पे Cl जनरेट हो रहा था। टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप हमारा टर्मिनेट करना है। टर्मिनेशन में वही CH3NO2 होनो, नाइट्रिक एसिड है ये होनो, और कुछ नहीं। ठीक है, मिथाइल और ये जो OH फ्री रेडिकल ये था, ये मिथेनॉल, ये सब आपस में जुड़ के चेन को टर्मिनेट कर देंगे, और ये हमारा टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इट मीन्स अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ भैया मिथेन में मुझे HNO3 डाल दिया मैंने, और कॉन्क यूज़ करा है, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए भैया, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तब क्या बन जाएगा हमारा CH3NO2 बन जाएगा। बस समझ में आ गया। नाइट्रेशन क्या है, NO2 ऐड हो गया, तो नाइट्रेशन वाला NO2 वाला आपका प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही हम कर सकते हैं हमारी सल्फोनेशन। फटाफट से सल्फोनेशन देखते हैं। देखिए अब सल्फोनेशन सेम आपको नाइट्रेशन की तरह ही करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एल्केन नॉर्मल ले रहा हूँ, और सल्फोनेशन में क्या यूज़ करेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना ये भी कॉन्क होगा, क्योंकि एल्केन्स नॉर्मल कंडीशन में इससे रिएक्ट नहीं कर सकते, या फिर आता है विद SO3 फ्यूमिंग
सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका RSO3H। ये हमारा फ्री रेडिकल में जनरेट होता है। ठीक है ना, HSO3H ये होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और SO3H में। ठीक है, दिमाग में दिक्कत आ रही हो तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं टर्शरी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ और H2SO4 जो है हमारा, ये हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो ध्यान रखना यहाँ पे टर्शरी वाले में भी यही प्रोडक्ट बन जाएगा, SO3H लग जाएगा और ये मोर रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा जो कि मोर रिएक्टिव होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन दिखाएगा, बहुत फास्ट दिखाएगा। समझ में आ गई कहानी। अब इसके अंदर एक स्पेशल नाम से रिएक्शन है, रीड्स रिएक्शन भी कहते हैं इसे हम। क्या है एक बार देख लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन है रीड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सिंपल एल्केन में हम ऐड करते हैं SO2 + Cl2 Hμ सनलाइट में, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होगा तो डायरेक्ट जो होता है RSO2Cl यहाँ बन जाता है और HCl निकल जाता है। मतलब ये क्या बन गया, एल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया। कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लीजिए मैंने प्रोपेन ले लिया और इसमें मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका C3H7 SO2Cl + HCl। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन का इस्तेमाल जनरली कहाँ होता है, ये जो आपने बनाया एल्काइल वाला सल्फोनाइल क्लोराइड एल्केन का, इसमें अगर हम सोडियम डाल दें, बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट कराएं, तो क्या होता है, ये Na बना लेता है। ठीक है ना, और ये जो ये बनता है सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट होता है यूज ऐसा कहाँ किया जाता है, ये यूज एज अ डिटर्जेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो रीड रिएक्शन है जनरली जो आपके डिटर्जेंट हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज जो टॉपिक था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसके अंदर ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और फ्लोरीन और आयोडीनेशन जो था, फ्लोरीन और F2 और I2 की मैंने जो मेन बात बताई थी, डायरेक्ट रिएक्ट क्यों नहीं करते, वो चीज़ ध्यान में रखनी है, मैकेनिज्म को दिमाग में रखना है। और एल्कीन और अरीन्स वाले में एलाइलिक और बेंजाइलिक स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट था वो दिमाग में रखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये भैया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। सिंपल है, जहाँ एल्बार दिखे वहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। अब उसका सब्स्टिट्यूशन वाले के लिए मैंने बता दिया, ब्रोमीन डायरेक्ट लिखाओ, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन या फिर NBS यूज़ कराओ, तो आपको कैसे करना है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। और वीडियो में कोई आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो बच्चा लोग घर पे पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, हमारा क्या लेकर आएंगे अब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही फेमस चलने वाला SN1 SN2 जिसमें हम पढ़ते हैं, कई बार उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है, तो मैं उसको लेकर के आऊँगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।